राहु यदि पंचम भाव में है या पंचम भाव में राहु की दृष्टि जब वर्तमान में भी चल रहा है तो आपके जीवन में आकस्मिक घटनाएं घटना प्रारंभ हो जाएंगी, पॉजिटिव घटनाएं। आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनना शुरू हो जाएंगे, शेयर मार्केट से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि राहु को जो सुगंधी है कपूर की वो उसको पसंद नहीं है। राहु को पसंद है दुर्गंधी, क्योंकि वो दैत्य है जी। तो इसलिए यदि आप गंदे रहेंगे, नहाएंगे धोएंगे नहीं, अपने शरीर गंदा रखेंगे, आपके शरीर से अगर स्मेल आ रही है तो कहीं ना कहीं राहु नेगेटिव है। गुरुजी, आपने कहा कि राहु केतु जब किसी शुभ ग्रह के साथ बैठ जाते हैं तो भी अच्छी सिचुएशन नहीं मानी जाती, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है कि राहु और केतु अगर दूसरे ग्रह के साथ बैठते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटीज भी लेते हैं। मान लीजिए अभी राहु बैठा हुआ है कुंभ राशि में और वहां पर कोई दूसरा ग्रह का स्थान नहीं है, तो वो कुंभ राशि का स्वामी है शनि, लेकिन जब तक राहु वहां बैठेगा तब तक वो कुंभ राशि के स्वामी की तरह कार्य करेगा। स्वामीवत व्यवहार उसका हो जाएगा। फिर कुंभ राशि के जातकों का स्वामी उतनी देर के लिए शनि की जगह राहु रहेगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। अगर आपकी कुंडली में राहु, केतु और शनि कमज़ोर है तो आज का पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। देखिए, ये 3 ऐसे प्लैनेट हैं जो सभी लोग चाहते हैं कि सही हो, उनकी कुंडली में बैलेंस्ड हो। यूँ तो हर प्लैनेट बैलेंस्ड होना चाहिए, पर जब राहु, केतु और शनि की बात आती है तो लोग बहुत डर जाते हैं। क्यों? आज हम ये मिथ्स तोड़ेंगे। आज हम पहले जानेंगे कि कैसे पता लगेगा कि आपकी लाइफ में राहु, केतु और शनि ये तीनों प्लैनेट्स ही कमज़ोर हैं। बहुत ही जनरल रेमेडीज इनकी सजेस्ट की जाती हैं, जेमस्टोन सजेस्ट किए जाते हैं। क्या आपको वो ऐसे ही पहन लेने चाहिए? क्या उनका कोई और इफेक्ट नहीं होगा? और भी बहुत सी रेमेडीज सजेस्ट की जाती हैं, जैसे कि केतु के लिए आप डॉग्स को फीड कीजिए, शनिदेव के लिए शनिदेव को जल चढ़ाइए। आज जानेंगे कि कितनी इफेक्टिव होती हैं ये रेमेडीज़, और साथ ही साथ हम मोस्ट इफेक्टिव रेमेडीज़ जानेंगे जो कि ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। तो आज का पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है अगर आपको शनि, केतु और राहु से डर लगता है। और इसी बेहद खास डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ फिर से एक बार जुड़े हैं योग भूषण महाराज जी। सो वेलकम बैक टू स्पीकिंग ट्री। तो सर, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि क्या ट्रेट्स होंगे एक इंसान की पर्सनैलिटी में कि ये रिफ्लेक्ट होगा उसका शनि, उसका राहु और उसका केतु वीक है, और फिर हम कुंडली के प्लेसमेंट्स पर आएंगे कि क्या दर्शाता है कि ये तीनों प्लैनेट्स वीक हैं। देखिएगा, पहले इन तीनों ग्रहों का स्वभाव समझ लेते हैं। शनि ग्रह कैसा है? शनि ग्रह कर्मफल दाता कहा जाता है, शनि ग्रह न्यायप्रिय कहा जाता है। शनि आपके जीवन में जब सपोर्ट करता है तो आपके जीवन को फर्श से अर्श तक ले जाता है, जमीन से आसमान तक पहुंचने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगता। ठीक ऐसी ही प्रकृति है राहु और केतु की। राहु और केतु अपने आप में पूर्ण ग्रह नहीं माने जाते, ये शनि ग्रह की छाया है, छाया ग्रह के रूप में प्रतिस्थापित है, लेकिन ये जहां भी बैठ जाते हैं वहां पर अपना पूरे तरह से प्रभाव दिखाते हैं जी, क्योंकि ये पूर्व में दैत्य थे। ठीक है, जब हम कथा सुनते हैं समुद्र मंथन के समय में कैसे राहु केतु की उत्पत्ति हुई, तो एक दैत्य आकर के छुप के बैठ गया, अमृत का पान कर लिया, तो इनको ग्रहों में जाके स्थापित कर दिया। तो राहु और केतु छाया ग्रह होने के पश्चात भी प्रभाव अपना पूरा दिखाते हैं, शक्ति अपनी पूरी दिखाते हैं। राहु हमारे जीवन में आकस्मिक घटनाओं का प्रेरक होता है। राहु एक तरीके से भ्रम की स्थिति पैदा करता है, हमारे जीवन को मिथ्या धारणाओं में, भ्रांत धारणाओं में ले जाता है। ख्याली पुलाव बहुत पकाता है, बहुत सारे तरह के विचार मन में लाता है। केतु हमारे शरीर को कर्मठ बनाता है, हमारे शरीर को शक्तिशाली बनाता है। तो ये हमें देखना बहुत आवश्यक है। केतु कारक है शरीर का, राहु कारक है आपके मस्तिष्क का, शनि कारक है आपके कर्मफल का दाता के रूप में। तो जब आपकी कुंडली में ये तीनों ग्रह पॉजिटिव होंगे तो आपका जीवन एक तरीके से बहुत स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि यही हैं जो टांग अड़ाते हैं। आपके जीवन में जो रुकावटें आती हैं, जो विघ्न बाधाएं आती हैं, जो परेशानी आती हैं, जो संकट आते हैं, उनके पीछे बड़े कारण हैं शनि, राहु और केतु। और लोगों को शनि, राहु और केतु के नाम पर डराया बहुत जाता है।
जी। कि शनि की 7.5 आ गई, शनि की ढैया आ गई, शनि की मदशा आ गई, शनि की अंतशा आ गई, शनि खराब है, शनि ने ये कर दिया, शनि ने वो कर दिया। मैं कहता हूँ कि शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है। शनि आपका शत्रु नहीं है, शनि आपका मित्र है। लेकिन वो मित्र कैसा है? वो मित्र ऐसा है कि वो आपको कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाने देगा। अगर आप कभी भी गलत ट्रैक पे जाने की कोशिश भी करोगे तो वो थप्पड़ लगाने की हिम्मत रखता है, और वही थप्पड़ लगता है तो लोग लगते हैं कि अरे शनि ने ये कर दिया। शनि ने नहीं कर दिया, आपके कर्म गलत थे तो शनि ने उसका फल आपको दिया है। अगर आप अपने जीवन को पूरी तरीके से डिसिप्लिन में जीते हैं, अनुशासित तरीके से जीते हैं, किसी भी काम को टालते नहीं हैं, आलस आपके जीवन में नहीं है, तो मैं कहूँगा शनि आपके सपोर्ट में खड़ा हुआ है। आपको शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप पुरुषार्थशील बनिए, स्वयं के प्रति न्याय कीजिए, औरों के प्रति न्याय कीजिए। आपसे जो गरीब लोग हैं, निर्धन हैं, निराश्रित हैं, असहाय लोग हैं, आप उनके साथ जब अन्याय करेंगे तो आपके साथ भी अन्याय होगा, गलत होगा। किसी के साथ भी यदि आप छल कपट करोगे तो शनि तमाचा मारेगा, और वो तमाचा बड़ा जोरदार होता है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सेठ, धनपति लोग जब धन के अहंकार में आते हैं और वो फिर अपने छोटे लोगों को धुतकारना शुरू कर देते हैं, छोटे लोगों का अपमान करना शुरू कर देते हैं, तो उनके पास से संपत्ति कैसे गुजरती है कि ईडी की छाप पड़ गई, कि सीबीआई का छापा पड़ गया, कि इनकम टैक्स रेट पड़ गई, सब खत्म, एक दिन सब नीचे आ जाता है। तो इसलिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि शनि आपके हर एक कर्म का फल देगा जी। अवचेतन मन का कारक है राहु, सबकॉन्शियस माइंड का कारक है राहु। तो आपके मन में जितने सारे विचार पैदा होते हैं, उन विचारों के पीछे कहीं ना कहीं राहु की शक्ति विद्यमान होती है। अगर राहु आपके जीवन में सकारात्मक होगा तो आपके जीवन में सकारात्मक विचार मन में आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, और आप उस पर एक्शन ले पाते हैं। अगर केतु सपोर्टिव में होता है, केतु आपकी ऊर्जा का भी कारक है, आपकी फिजिकल पावर का भी कारक है। आपके जीवन में जितने भी पॉजिटिव एक्शन होंगे वो सब केतु की वजह से होंगे, नेगेटिव एक्शन भी होंगे तो वो भी केतु की वजह से होंगे। तो इसलिए राहु को अवरोधक भी माना जाता है, रुकावटें पैदा करने वाला। आपके जीवन में आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आपका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ रहा है जितना आप मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राहु की स्थिति अच्छी नहीं होगी। शनि की जो स्थिति है वो आपके जीवन में बहुत बार अन्याय हो रहा है, लोग आपका पैसा लेकर के भाग जाते हैं, लोग आपका पैसा आपको वापस नहीं दे रहे हैं। इसमें मंगल भी कारक है, लेकिन शनि एक ऐसा ग्रह है जो आपके जीवन में, अगर देखेंगे शनि की ऊर्जा नेगेटिव कब है, हम कैसे महसूस करें कि शनि हमारी जन्म कुंडली में खराब है, तो आप महसूस कर सकते हैं कि लोग आपके साथ न्याय नहीं करेंगे, लोग आपके साथ अन्याय करेंगे, या आप लोगों के साथ अन्याय करेंगे। जो आपसे छोटे लोग हैं उनके प्रति आपका व्यवहार अच्छा नहीं होगा, या छोटे लोगों का व्यवहार आपके प्रति अच्छा नहीं होगा। जीवन में बार बार अड़चनें आएंगी, रुकावट पैदा होंगी। राहु खराब है तो डिप्रेशन, स्ट्रेस, चिंता, माइग्रेन, ये समस्या बनी रहेंगी। केतु खराब है, शरीर में इम्यूनिटी पावर वीक रहेगी, शरीर की एनर्जी वीक रहेगी, आलस बना रहेगा। तो ये सब चीज़ें हम फील कर सकते हैं कि हमारी जन्म कुंडली में राहु, केतु और शनि की क्या स्थिति है। तो ये कुछ प्रोमिनेंट क्वालिटीज दिखेंगी अगर आपकी कुंडली में ये तीनों प्लैनेट्स वीक हैं। ये तो हमने पर्सनालिटी की बात की गुरुजी। अब हम कुंडली के प्लेसमेंट्स पर आते हैं। क्या क्या प्लेसमेंट्स होंगी, कौन सी राशि में ये तीनों प्लैनेट्स होंगे? अगर हमारे दर्शक चेक करना चाहें अपनी कुंडली में, तो हमें कैसे पता लगेगा कि कुंडली में भी दिख रहा है कि ये प्लैनेट्स वीक हैं? देखिए, सामान्य रूप से आप देख सकते हैं कि अशुभ ग्रह जब किसी अशुभ ग्रह में आके बैठ जाता है, अशुभ ग्रह जब किसी अशुभ घर में आके बैठ जाता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। माइनस माइनस इज इक्वल टू पॉजिटिव, प्लस हो जाता है। तो राहु केतु की स्थिति यदि आपकी जन्म कुंडली के 6वें भाव में है, 8वें भाव में है या 12वें भाव में है, वहां पर राहु केतु के परिणाम अच्छे दिखाई पड़ते हैं। ओके। अरिष्ट का निवारक माना जाता है, शत्रुओं को परास्त करने वाला माना जाता है। और जब ये एक तरीके से केंद्र के भाव में आ जाएं, पंचम भाव में आ जाएं, दशम भाव में आ जाएं, एकादश भाव में आ जाएं, तो फिर ये आपके जीवन में उन्नति के कारक बन जाते हैं जी। तीसरे भाव में, चतुर्थ भाव में, अष्टम भाव में कई बार राहु की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। लेकिन सामान्यतः यदि आप देखें तो राहु यदि पंचम में है या दशम भाव में है या एकादश भाव में है, तो यहाँ पर ये आर्थिक रूप से आपको संपन्न बनाने के लिए आवश्यक है। राहु की एनर्जी है, आकस्मिक घटनाओं का प्रेरक है। आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा जिसकी आपने कभी कल्पना ही नहीं की होगी।
ऐसा हो जाएगा कि आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि आपकी कल्पना से परे चीज़ें आपके जीवन में घटित होना शुरू हो जाती हैं। राहु जब फल देना शुरू करता है तब। तो मैंने कहा राहु यदि पंचम भाव में है या पंचम भाव में राहु की दृष्टि जब वर्तमान में भी चल रहा है तो आपके जीवन में आकस्मिक घटनाएं घटना प्रारंभ हो जाएंगी, पॉजिटिव घटनाएं। आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनना शुरू हो जाएंगे, शेयर मार्केट से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, सट्टे बाजार से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, और कहीं कोई पैसा आपका फंसा हुआ वहां से लौट के आना भी शुरू हो जाएगा। तो आर्थिक रूप से कर्मों का फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा यदि राहु आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में है या एकादश भाव में है। अभी राहु ने ट्रांजिट किया, अभी राहु कुंभ राशि में है, एकादश भाव में है। केतु पंचम भाव में है, अभी मंगल का भी ट्रांजिट हो गया, मंगल भी सिंह राशि में आ गया, वो पंचम भाव में आ गया, कुछ केतु योग बन गया है। तो ये ऊर्जा को एकदम से इन्हांस कर देगा, अग्नि तत्व में एकदम से वृद्धि कर देगा। जब 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 कुछ केतु योग बनता है तब तब अशुभ घटनाएं घटती हैं, अग्नि संबंधी घटनाएं बढ़ जाती हैं, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, मौसम में एकदम से गर्मी बढ़ जाती है। इसके नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा होते हैं क्योंकि मंगल जो है वो ऊर्जा का प्रतीक है और वो केतु के साथ तक बैठ गया है और राहु के द्वारा दृष्ट है। तो ये एक तरीके से एक नेगेटिव पोजीशन बन जाती है जिसकी वजह से बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होने की संभावना हो जाती है। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं, लेकिन ये एक संकेत मात्र है। जन्म कुंडली हमारे भविष्य की संकेतिक होती है कि हमें किस तरह का संकेत मिल रहा है जिससे हमारा भविष्य कैसा हो सकता है। शनि ग्रह जब शत्रु राशि में आके बैठ जाता है, मान लीजिए शनि ग्रह की शत्रु राशि सिंह राशि है, सिंह राशि का स्वामी है सूर्य। शनि सूर्य की युति अच्छी नहीं मानी जाती। राहु यदि आकर के बैठ जाता है सिंह राशि के साथ में तो वो भी अच्छी नहीं मानी जाती, उसमें कुंडली में ग्रहण हो जाता है। तो जब जब कोई भी अशुभ ग्रह किसी अच्छे ग्रह के साथ जाके बैठ जाते हैं तो वो उस अच्छे ग्रह की एनर्जी को भी नेगेटिव कर देते हैं। तो जन्म कुंडली में यदि शनि नीच का है या शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, शनि की डिग्री अच्छी नहीं है, तो फिर आपके जीवन में कष्ट आने एक तरीके से अवश्यम भावी हो जाते हैं। गुरुजी, आपने कहा कि राहु केतु जब किसी शुभ ग्रह के साथ बैठ जाते हैं तो भी अच्छी सिचुएशन नहीं मानी जाती, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है कि राहु और केतु अगर दूसरे ग्रह के साथ बैठते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटीज़ भी लेते हैं, तो फिर उन्हें अच्छा बिहेव करना चाहिए ना थोड़ा। आई थिंक ये हमारे व्यूअर्स का भी क्वेश्चन होगा। देखिए, राहु जब किसी भी घर में अकेला होता है तो वो उस घर के स्वामी की तरह व्यवहार करता है। ओके। अगर उसके साथ कोई भी ग्रह दूसरा नहीं है, अगर वो अकेला बैठेगा, मान लीजिए अभी राहु बैठा हुआ है कुंभ राशि में और वहां पर कोई दूसरा ग्रह का स्थान नहीं है, तो वो कुंभ राशि का स्वामी है शनि, लेकिन जब तक राहु वहां बैठेगा तब तक वो कुंभ राशि के स्वामी की तरह कार्य करेगा। ओके। स्वामीवत व्यवहार उसका हो जाएगा। फिर कुंभ राशि के जातकों का स्वामी उतनी देर के लिए शनि की जगह राहु रहेगा, उसका व्यवहार, उसका नेचर एक तरीके से स्वामी जैसा हो जाता है, राजावत व्यवहार करता है वो। ठीक है। इसके साथ ही आपने जो कहा कि वो अच्छे ग्रह की क्वालिटी भी ले लेता है, तो अच्छाइयां इनहांस तो होती ही हैं, लेकिन जो अच्छा ग्रह ऑलरेडी बैठा हुआ था उस घर में, उसकी पावर कमजोर हो जाती है, तो तत्संबंधी विरोधाभास पैदा होता है, तत्संबंधी रुकावटें जीवन में आती हैं, जिसकी वजह से एनर्जी वीकनेस फील होती है, काम में रुकावट की स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं कि राहु हमेशा खराब हो। मैंने कहा कोई भी ग्रह खराब नहीं होता, उसकी एनर्जी कैसी है और उसकी एनर्जी का क्या इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है वो देखा जाता है। राहु खराब नहीं। आपके जीवन में जब भी आप किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त करेंगे तो सबसे बड़ा सपोर्टिव ग्रह राहु है, और इस कलयुग का राजा ही राहु है। इस कलयुग में सबसे अधिक प्रभावी कोई ग्रह है तो वो राहु है, और राहु को यदि आपने अपनी जन्म कुंडली में सपोर्ट में खड़ा कर लिया तो आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए राहु जो है वो आपके जीवन के हर क्षेत्र में बहुमुखी चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है जी। आपको इसे अपने साथ रखना ही पड़ेगा। इसलिए हमेशा कहता हूं कि अपने से छोटे लोगों का सम्मान करिए, गरीब का, निर्धन का, निराश्रित का, इनका आप हमेशा सम्मान कीजिए, इनको कभी धुतकारिए मत। अगर आप इनको ठेस पहुंचाओगे, इनकी संवेदनाओं को ठेस पहुंचाओगे तो शनि भी खराब होगा, राहु भी खराब होगा, केतु भी खराब होगा। आजकल एक ट्रेंड चल गया है, लोग अपने घर में पेट्स पालते हैं, इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं।
जो लोग अपने घर में पेट्स पालते हैं, जैसे अभी आपने शुरुआत में कहा कि केतु की पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए आप डॉग्स को फीडिंग कराइए, जी। ठीक है। आप अगर अपने घर में कुत्ता ले आते हैं, कुत्ता पालते हैं, तो इसके बहुत सारे अच्छे परिणाम भी देखे जाते हैं। साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि जिन घरों में कोई पेट रहता है तो उन घरों में लोग कम बीमार पड़ते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस आने कम हो जाते हैं। क्योंकि आप कितने भी तनावग्रस्त रहें, आपके घर में जो पेट रहता है ना, वो हमेशा हैप्पी मूड में रहता है। और अभी मुझे किसी ने बताया कि किसी एक बड़ी कंपनी ने अपनी कंपनी में एक तरीके से हैप्पी आवर चीफ के रूप में एक डॉग्स को अपॉइंट किया है, जी। एक रखा है उसको मतलब नौकरी, कि वो सबका मूड अच्छा बना के रखे। तो आपके मूड की पावर को इन्हांस करने के लिए, राहु और केतु इन दोनों को पॉजिटिव रखने के लिए, जितना ज़्यादा आप पेट्स के करीब रहते हैं। कई बार लोग ये पूछते हैं कि जब हम रेमेडी बताते हैं कि आप पक्षियों को दाना डालिए, आप जो है गाय को रोटी दीजिए, कुत्तों को फीडिंग कराइए, पक्षियों को दाना डालिए, मछलियों को आटा डालिए, तो इन सब से क्या प्रभाव पड़ेगा, वो हमारे ऊपर कौन सा भला करने के लिए आ रहे हैं। तो इस संबंध में जैन धर्म की एक अच्छी घटना हमने पढ़ने को मिली। जैन धर्म के तीर्थंकर हुए श्री पार्श्वनाथ भगवान। उन्होंने अपनी राज्यावस्था, जब वो राजकुमार थे तो वो वन भ्रमण के लिए जा रहे थे। वन भ्रमण के दौरान उन्होंने देखा एक तपस्वी आग जला करके तपस्या कर रहा है, और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जाना कि इस लकड़ी के अंदर एक नाग और नागिन का जोड़ा बैठा हुआ है। उन्होंने तत्काल तपस्वी से कहा कि भैया तपस्या करो, लेकिन किसी भी जीव को कष्ट मत पहुंचाओ। बोले कहाँ है जीव, क्योंकि वो तपस्वी को दिखाई नहीं पड़ रहे थे। तो उन्होंने, इस लकड़ी के अंदर एक नाग नागिन का जोड़ा है, आप उसको जीवन दान दीजिए, फिर तपस्या कीजिए। तो तपस्वी की तपस्या भंग हो गई ऐसा सुन करके कि मैं किसी जीव की हत्या कर रहा हूं। तो उसने एक कुल्हाड़ी उठाई और उस लकड़ी के दो हिस्से कर दिए। उसके अंदर से बहुत मरणासन अवस्था में नाग नागिन का जोड़ा निकला। राजकुमार पार्श्वनाथ ने उन नाग नागिन के जोड़े को संबोधन दिया, उन्हें उपदेश दिया और उनके जीवन की सुरक्षा की। कालांतर में वो नाग नागिन मर करके स्वर्ग में जाकर के देवी देवता बने। फिर जब राजकुमार पार्श्वनाथ ने दीक्षा ली, संन्यास लिया और वे तपस्या कर रहे थे, तो यही तपस्वी उनके ऊपर उपसर्ग करने पहुंच गया, उन्हें कष्ट देने लगा तपस्या काल में। तब वह नाग नागिन जो उस समय जल रहे थे, जो मर करके देवी देवता बन गए थे, धर्मेंद्र और पद्मावती के रूप में, वो आते हैं और महामुनिराज श्री पार्श्वनाथ की उस उपसर्ग से रक्षा करते हैं। ये दृष्टांत बहुत प्रासंगिक है इस संबंध में कि आप किसी भी पक्षी को दाना डालते हैं, पक्षियों की आयु बहुत कम होती है। आपने चींटियों को दाना डाला, चींटियों की आयु बहुत कम होती है। मान लीजिए वो मरणोपरांत अगर स्वर्ग में जाके देव बन गए और उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से जाना कि ये जातक मुझे दाना डालता था, आज ये कष्ट में है, तो वो देव गति से आकर के आपके जीवन की रक्षा करेंगे। वाओ, इसका सिग्निफिकेंस ये है। हाँ, ब्यूटीफुल। हम पद्मावती की, धर्मेंद्र की आराधना करते हैं, तो वो हमारी रक्षा करने क्यों आएंगे? क्या हमने जलते हुए नाग नागिन के ऊपर उपकार किया था? नहीं किया था। पार्श्वनाथ ने किया था, तो पार्श्वनाथ के ऊपर उपकार उन्होंने किया, क्योंकि उपकार का बदला उपकार से चुकाया जाता है। दूसरी बात, जब आप किसी भी प्रकृति के किसी भी जीव को जब आप फीडिंग कराते हैं, तो वो प्रकृति के बहुत करीब होते हैं, यूनिवर्स के बहुत करीब होते हैं। जब भी धरती पर कोई भूकंप आता है, तो सबसे पहले जानवरों को पता चल जाता है। गाय भैंस अपने खूंटे को तोड़ना शुरू कर देती हैं, चूहे बिल से बाहर आकर के निकलना भागना शुरू कर देते हैं, कुत्ते भी भौंकना शुरू कर देते हैं। उनको जल्दी फीलिंग आती है कि कुछ होने वाला है, क्योंकि उनकी संवेदनाएं प्रकृति के ज़्यादा करीब होती हैं। और हम सब अपने इस यूनिवर्स को अगर डेवलप करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो हमें प्रकृति के करीब जाने की बहुत आवश्यकता है। जितने भी ग्रह हैं वो सब यूनिवर्स का हिस्सा हैं, उनसे निकलने वाली एनर्जी भी यूनिवर्स का हिस्सा है। तो जब हम किसी भी जानवर को, किसी भी जीव जंतु को इस तरह की कोई भी फीडिंग कराते हैं या उपकार करते हैं, भलाई करते हैं, उनके जीवन की रक्षा करते हैं, तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है जी। जब आप किसी भी पालतू जानवर को पुचकारते हैं, तो वो अपनी पूंछ हिलाने लगता है। वो पूंछ हिलाना केवल इसका प्रतीक नहीं कि वो उसको अच्छा लग रहा है, बल्कि उस समय दुआ करता है, प्रार्थना करता है कि जो मुझे भोजन करा रहा है, मेरी सेवा कर रहा है, इसका जीवन बहुत अच्छा रहे। वाह। हमने कई बार ये फील किया है कि जिन घरों में पेट्स पाले जाते हैं और उन घरों का जब मालिक चला जाता है, तो वो बैठ करके इंतजार करते हैं दरवाजे पर
कि जब तक वो वापस नहीं आ जाए, तो जब तक वो प्रार्थना करते रहते हैं यूनिवर्स के साथ, जो अब उनका कनेक्शन बना रहता है कि मेरा मालिक सुरक्षित मेरे पास आ जाए, मुझे किसी और की परवाह नहीं है, बस मुझे मेरे मालिक की परवाह है। रियली? ये ट्रू है, ये सच है। वाह। जब आप किसी राह चलते कुत्ते को, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, जब आप उनको फीडिंग कराते हैं, वो आपकी गाड़ी पहचान लेते हैं। मैं कई बार ये महसूस करता हूँ, मैं जब भी रास्ते से गुजरता हूँ, तो हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर हम ये सेवा कर देते रहते हैं, तो जानवर पहचान जाते हैं। जब आप किसी गाय को रोटी खिलाते हैं तो वो गाय हर रोज आपके दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। प्रेम की भाषा सभी जीव जंतु समझते हैं, और जब आप प्रेम से इन लोगों की सेवा करते हैं तो इनके अंदर से दुआएं निकलती हैं, तो आपके जीवन में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी प्लैनेट्स की हो, ग्रहों की हो, वो सब नेगेटिव एनर्जी रिमूव हो जाती है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में जीव जंतुओं को अलग अलग तरह का भोजन बताया गया है। अब इसमें ग्रहों का निर्धारण कर लिया, तो ग्रहों की अपेक्षा जीव जंतुओं का निर्धारण किया गया है। अलग अलग जीव जंतुओं के जो कारक ग्रह हैं वो अलग अलग हैं। जैसे शनि की हम बात करें, शनि के कारक ग्रह चींटियां हैं, काले कौए हैं। केतु की हम बात करें तो केतु के लिए कुत्ता है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग ग्रहों की शांति के लिए अलग अलग जानवर हैं। आप अगर उनको फीडिंग कराएंगे तो निश्चित रूप से, इसी को जैन धर्म में जीव दया का उपक्रम कहा गया है कि जितना ज़्यादा आप जीवों की रक्षा करेंगे, जीवों का भला करेंगे, उतना ज़्यादा आप स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए निरामिष भोजी जो मांसाहार करते हैं, शाकाहार का सेवन नहीं करते हैं, जीव जंतु को मार मार के खाते हैं, वो जीवन भर जो है वो अस्वस्थ रहते हैं। उनका जीवन का अंत समय अच्छा नहीं होता। कई सारी तरह की बीमारी उनके जीवन में आ जाती हैं। गुरुजी, इससे हम शनि की रेमेडीज़ की बात करते हैं। शनि की रेमेडी बहुत अच्छी एक बताई जाती है कि सैटरडे को पीपल के पेड़ में तेल का दीपक जलाओ और शनिदेव को भी तेल चढ़ाइए। तो ये कितनी इफेक्टिव रेमेडीज़ हैं और क्या ये हर कोई कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हमें अपनी कुंडली की डीप एनालिसिस करानी चाहिए कि शनि ग्रह अगर आपकी कुंडली में पॉजिटिव है तो आपको शनि ग्रह की रेमेडी करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। अगर नेगेटिव है या वीक है तो उस केस में शनि ग्रह की अशुभता से बचने के लिए ये प्रयोग किए जाते हैं। हर एक ग्रह का एक इष्ट वृक्ष होता है। तो जैसे आपने कहा शनि ग्रह, तो शनि ग्रह का इष्ट वृक्ष है पीपल। पीपल देव वृक्ष कहा जाता है। दूसरा वृक्ष है शमी, इसको हम खिजड़ी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये वो वृक्ष हैं जिनका आप लगा करके आप उनकी सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से जैसे जैसे वृक्ष बड़ा होता है वैसे वैसे आपका जीवन बड़ा होता है। हमने इसमें विस्तार से जाना है, ज्योतिष शास्त्र का एक प्रभाग है वृक्ष ज्योतिष। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपको अपनी राशि के इष्ट वृक्ष को जरूर लगाना चाहिए, जो भी आपकी राशि का इष्ट वृक्ष है, क्योंकि वृक्ष का जुड़ाव सीधे सीधे एक तरीके से प्रकृति के साथ में है। जैसे आपने नामी है स्पीकिंग ट्री, बोलते हुए वृक्ष, बोधि वृक्ष। हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए उन्होंने किसी न किसी वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या की है, किसी न किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके ही उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया है, इसलिए उनको बोधि वृक्ष कहे जाते हैं। आज भी 5 ऐसे वृक्ष हैं जिनको हम अक्षय कहते हैं, जो हजारों वर्षों से धरातल पर है। तो शनि ग्रह की शांति के लिए पीपल का वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पीपल से मिलने वाली जो ऊर्जा है, तो मैंने कहा कि पीपल का वृक्ष लगा हुआ है, अब एक ही पीपल के वृक्ष में जाके तमाम लोग जाके तेल चढ़ा रहे हैं या दीपक जला रहे हैं, नहीं। ज्योतिष शास्त्र को बारीकी से समझने की आवश्यकता है। वो पीपल का पेड़ आपको स्वयं लगाना है। बरगद 1 लगाइए, पीपल रोपे 5। प्रकृति के रक्षण के लिए कहा गया है कि आपको 1 बटवृक्ष लगाना है और 5 पीपल लगाने हैं। उसके बाद में 10 नीम के पेड़ लगाने हैं, तो आप अपने जीवन का कर्जा जो आपके ऊपर चढ़ा हुआ है प्रकृति का, वो उतर जाएगा। तो ऐसा नहीं जो पीपल का पेड़ लगा हुआ है आप उसकी सेवा कर रहे हैं, नहीं। आपको स्वयं पीपल का पेड़ लगाना है, जंगल में जाकर के, बगीचे में जाकर के, और जब तक उसकी हाइट आपकी हाइट के बराबर ना हो जाए तब तक आपको उसकी सेवा करनी है, उसकी सुरक्षा करनी है। और जब वो आपकी हाइट के बराबर हो जाए फिर वो अपने आप प्रकृति में स्थापित हो जाएगा। फिर वो एक तरीके से आपका वृक्ष मित्र हो गया। अगर आप किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी फील करते हैं, आप अपनी राशि के इष्ट वृक्ष को अपना वृक्ष मित्र बना लीजिए, और जो भी आपके मन में है, जो भी आप चाहते हैं यूनिवर्स से, वो सब बातें जाकर के आप अपने वृक्ष मित्र के पास जाके कह दीजिए। वृक्ष मित्र क्या है? वो वृक्ष मित्र केवल मित्र नहीं है,
वो आपकी बातों को यूनिवर्स में पहुंचाने का एक माध्यम है। मोबाइल में जो बातें आप सुनते हैं टावर के थ्रू आपके पास आती हैं जी। इस प्रकृति ने अपने आप बहुत सारे टावर लगा रखे हैं। फिर सारे के सारे वृक्ष जो हैं वो टावर हैं। आई एम श्योर गुरुजी, इससे हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि हर राशि का वृक्ष मित्र कौन सा होता है। देखिएगा, ये इसके बारे में विस्तार से कभी फिर से बात कर लेंगे। जैसे मेष राशि की हम बात करें तो मेष राशि के लिए जो वृक्ष मित्र है वो अशोक वृक्ष है, आम का वृक्ष है, ये वृक्ष मित्र के जाते हैं। वृषभ राशि के लिए हम बात करें तो शाल वृक्ष है। तो बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जो संस्कृत में इनके नाम कुछ और हैं, इनके लैटिन नाम कुछ और हैं, उन नाम से हम खोजने का प्रयास भी करेंगे, मिलेंगे नहीं, ठीक है ना। तो ये ज्योतिष शास्त्र में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि आपकी राशि का कौन सा इष्ट वृक्ष है। हालांकि हमने इसमें विस्तार से पूरी श्रृंखला बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। तो शनि का जो वृक्ष मित्र है वो पीपल का पेड़ है, शमी का पेड़ है। ये दोनों वृक्ष आपको लगाने चाहिए। पीपल का वृक्ष लगाइए घर के पास वाले बगीचे में, शमी का पेड़ लगाइए अपने घर के दाहिनी ओर। जब आप घर में प्रवेश करें तो आपके ठीक राइट साइड में शमी का पेड़ होना चाहिए, गमले के अंदर लगा सकते हैं उसको आप। जब आप दोनों वृक्षों की ऊर्जा महसूस करेंगे तो इससे शनि ग्रह की जो नेगेटिव एनर्जी है वो कम होती है, पहली बात। दूसरी बात, शनि ग्रह की शांति के लिए तेल ही क्यों, घी क्यों नहीं। देखिए, हर एक ग्रह की एनर्जी को रोटेट करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए हमारी रसोई में अलग अलग तरह की चीजें हैं। जैसे मैं जीरे की बात करूं, मसाले का मुख्य अंग है जीरा, राहु और केतु का कारक है। तेल शनि ग्रह का कारक है, घी शुक्र ग्रह का कारक है, मिठाई मंगल ग्रह का कारक है, खासकर शक्कर, नमक शनि ग्रह का कारक है। तो इसलिए ये ज्योतिष शास्त्र में चीजें निर्धारित की गई हैं। इनके चढ़ाने से जो नेगेटिविटी है वो कम होती है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि आपके जीवन में जो खराबी है उसे बांट दीजिए तो आपके जीवन की खराबी खत्म हो जाएगी। जो भी नेगेटिविटी है उसे आप दान करना शुरू कर दीजिए। इसलिए जो भी ग्रह खराब होते हैं उनकी चीजों का दान करना चाहिए, इससे वो खराब ग्रहों की एनर्जी कम होती है। ओके, ठीक है। और जो आपके पास पावर है उससे मत बांटिए, नहीं तो आपकी पावर कम हो जाएगी। मतलब जो ग्रह स्ट्रांग है उसका दान नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, हाँ। जो ग्रह कमजोर है उसका दान लेना भी नहीं चाहिए। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है। ओके, ठीक है। जो ग्रह स्ट्रांग है उसकी आपको आवश्यकता नहीं रेमेडी करने की। तो जो ग्रह कमजोर है उसको बस बांटिए। अगर कमजोर ग्रह का आप दान लेंगे तो कमजोरी को आप बढ़ा रहे हैं। गुरुजी, इससे मेरा ये सवाल आता है कि एट द एंड ऑफ द डे इंटेंशन आपका मैटर करता है। मान लीजिए आपका गुरु अच्छा है और आप किताबों का दान कर रहे हैं, तो आप तो उस ग्रह का दान कर रहे हैं जो स्ट्रांग है, बट आपका इंटेंशन एक्चुअली अच्छा है कि आप किसी को ज्ञान बांटना चाह रहे हैं। तो ये हमारा गुरु कैसे वीक करेगा, क्योंकि हमारा इंटेंशन तो अच्छा था। देखिए, ये बड़ी बात है कि जिस भावना के साथ आप दान कर रहे हैं, ठीक है, वो भावना भी बहुत प्रमुख मानी जाती है कि किस भावना के साथ आप दान कर रहे हैं। लेकिन आप यदि अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से कोई ज्योतिषी प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें यह आवश्यक हो जाता है कि आपको अपने कमजोर ग्रह का ही दान करना है, स्ट्रॉन्ग ग्रह का दान नहीं करना है। आप सिर्फ किताबें बांट रहे हैं, आपकी जन्म कुंडली में गुरु ग्रह बहुत पॉजिटिव है, पावरफुल है, लेकिन आप उसका ज्योतिष के हिसाब से प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आप केवल सहयोग की भावना से किताब बांट रहे हैं, तो इसमें गुरु ग्रह कमजोर नहीं होगा। लेकिन आप जब ज्योतिष का प्रयोग कर रहे हैं कि गुरु ग्रह की पावर और बढ़ जाए, तो वहां पर गुरु ग्रह की पावर कमजोर हो जाएगी, इस तरीके से कि आपके अंदर जो लीडरशिप पावर होगी वो उसमें कमजोरी कहीं ना कहीं आ जाएगी। ओके, इसी से आप हमें कुछ ऐसी और इफेक्टिव रेमेडीज बताइए सैटर्न की जो सब कर सकते हैं। देखिए, शनि ग्रह की शांति के लिए सबसे पहली रेमेडी है मंत्र साधना। मनस्य त्राणमिति मंत्र सीधा इफेक्ट डालती है आपके जीवन पर, आपके कर्म पर। आप यदि किसी भी ग्रह की एनर्जी को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि उस ग्रह की मंत्र साधना करना प्रारंभ कर दीजिए। ठीक है। तो शनि ग्रह की शांति के लिए 27,000 मंत्रों की जाप होती है। जो शनि ग्रह का मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, ये एक सामान्य बीज मंत्र है। संध्या काल में सूर्य अस्त होने के पश्चात जब शनि का उदय होता है तब आप इस मंत्र की साधना करें। पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जाप करेंगे। आप तेल का दीपक जलाएंगे, ये मीठा तेल होगा तो ज़्यादा अच्छा है, या काले तिली का तेल का दीपक जलाएंगे तो बहुत अच्छा है। जो दीपक की जो बाती होगी उस बाती का रंग भी आपको नीला कर लेना है, नील से उसे रंग लीजिए। फिर आप देखिए कि आपके जीवन में शनि ग्रह की शांति होना प्रारंभ हो जाती है। अब कई बार ये लोग सोचते हैं कि ये जाप हम किसी पंडित जी से करा लें। देखिएगा, पंडित जी से आप करवाते हैं
करवा सकते हैं, अपन दक्षिण दे दीजिए कुछ के लिए, लेकिन आप जब स्वयं करेंगे तो इसका सीधा इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। ये ठीक वैसे ही है कि बीमारी आपके अंदर है तो दवाई आपको ही खानी पड़ेगी। बीमार आप हैं, दवाई कोई और खाए, असर आपके ऊपर हो, ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। शनि ग्रह का मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः, ये वैदिक परंपरा के हिसाब से है। जैन परंपरा के हिसाब से ओम ह्रमो लोये सब्ब साहुड़म या फिर ओम ह्रीम अरहम श्री मुनिशुब्रत नाथाय नमः, इस मंत्र की भी आप साधना कर सकते हैं। शनि ग्रह की शांति के लिए वैदिक परंपरा में, हिंदू परंपरा में हनुमान चालीसा का पाठ करना, वज्रंग बाण का पाठ करना, हनुमान जी की विशेष सेवा करना, ये शनि ग्रह की जो स्थिति है उसको पॉजिटिव बनाते हैं। जिन राशियों के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, शनि की माधस चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, शनि की अंतर्दशा चल रही है, ऐसे सभी जातकों को नियमित रूप से अपने राशि के इष्ट मंत्र की साधना करनी चाहिए। यदि आप जैन धर्म को फॉलो करते हैं तो श्री मुनिशुब्रत भगवान की चालीसा पढ़िए। अगर आप हिंदू धर्म फॉलो करते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए नियमित रूप से रोजाना जी। ठीक है। दूसरा उपाय मैं बताता हूं, जितने भी आपके घर में नौकर चाकर हैं, जितने भी आपके घर के आसपास गरीब लोग हैं, निर्धन लोग हैं, आप उनको वस्त्र, आभूषण, भोजन इत्यादि देना प्रारंभ कीजिए। दुआओं में बड़ा असर होता है। शनि आपके जीवन में जो रुकावटें ला रहा है, जब आप गरीबों की सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से आपके ऊपर दुआ प्रभावी होंगी जी। तीसरी रेमेडी आपको देता हूं मैं, आपको रोजाना नहाने के पानी में थोड़े से काले तिल डाल करके स्नान करना चाहिए। इससे भी शनि ग्रह की जो नेगेटिव एनर्जी है वो रिमूव होती है। काले तिल के स्थान पर आप काले तिल का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं, उसकी कुछ बूंदे डाल करके भी आप स्नान कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने कहा वृक्ष मित्र आपको बनाना है, वृक्ष की कोटर में जाके दीपक जलाना, ये एक सामान्य प्रयोग है, लेकिन विशेष रूप से आपको मंत्र साधना करनी ही चाहिए। भोजन में भी आपको विशेष ध्यान रखना है, तो मैं कहूंगा कि रविवार के दिन आपको नमक नहीं खाना चाहिए। नमक शनिवार का प्रतीक है, शनि ग्रह का प्रतीक है, और रवि का जो होरा प्रारंभ होती है वो सूर्य से प्रारंभ होती है। तो आपको सूर्य वाले दिन नमक का सेवन आप त्याग दोगे तो इससे क्या होगा कि आपके जीवन में शनि की पावर पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी जी। और आपका हेल्थ भी ठीक रहेगा। ये सारे के सारे प्रयोग जब आप करते हैं, अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में वीक है तो मैं कहूंगा कि काला रंग और नीला रंग, इससे भी आप परहेज कीजिए। इसका बहुत प्रयोग मत कीजिए। ठीक है। इससे आप अपने शनि को शुभ बना सकते हैं। इसी से हम केतु की रेमेडीज की बात करते हैं। केतु अध्यात्म का प्लैनेट है और केतु आपको एक डिटैचमेंट तो देता ही है, बट केतु मोक्ष भी देता है। केतु बहुत ही ज़रूरी प्लैनेट है क्योंकि हम एक फिजिकल एक्सपीरियंस तो कर ही रहे हैं, बट वी आर अ स्पिरिचुअल बीइंग हैविंग अ फिजिकल एक्सपीरियंस, जैसा हम कहते हैं। तो केतु की कुछ रेमेडीज बताइए। देखिए, केतु ग्रह जो है वो एक तरीके से रहस्यमयी ग्रह है, रहस्य को पैदा करता है, आपके जीवन में ट्रांसपेरेंसी भी लेके आता है। और केतु के उपाय करने के लिए जो दिन निर्धारित है, तो कुजवत केतु आपको उपाय करना चाहिए, मंगलवार का उपाय या मंगल के जो उपाय हैं उसे करके भी आप केतु को ठीक कर सकते हैं। केतु का कारक जो जानवर है वो है कुत्ता। तो आप अपने घर के आसपास जितने भी डॉग्स हैं आप उनको फीडिंग कराना शुरू कीजिए। फीडिंग में मीठा नहीं होना चाहिए, नमक नहीं होना चाहिए, जो उनकी हेल्थ को डिस्ट्रॉय करे ऐसा कोई फीडिंग आपको नहीं करानी है। लोग क्या करते हैं, कई बार बिस्किट खिला देते हैं, दूध पिला देते हैं, गुरुजी ने कह दिया है कि कुत्तों को खाना खिलाना नहीं। ऐसा भोजन नहीं कराना है किसी को जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। तो ये सामान्य रूप से ये बताया गया है कि जानवरों के लिए, खास करके कुत्तों के लिए नमक मीठा ये हानिकारक होता है, उनसे उनकी एलर्जी हो जाती है, तो ऐसा खाना उनको नहीं खिलाना है। साथ ही साथ आपको अपने जीवन में ये ध्यान रखना है कि अपनी ऊर्जा में कहीं भी कमी नहीं लानी है। तो रोजाना मेहनत करनी है, वर्कआउट करना है, अपने शरीर को स्ट्रांग बना के रखना है, अवश्य वस्तुओं का सेवन नहीं करना है, तामसिक वृत्तियों से दूर रहना है। अगर आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो मैं कहूँगा कि इसे आप छोड़ दीजिए तत्काल। केवल और केवल सात्विक भोजन का सेवन कीजिए। इससे भी केतु की जो एनर्जी है वो खराब होती है। जब आप किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाते हैं, मांस इत्यादि का सेवन करते हैं, इससे सभी ग्रह दूषित होते हैं और केतु खास करके। एक तरफ तो हम कुत्तों को भोजन कराने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम किसी जानवर को काट के खा रहे हैं।
तो ये एकदम से गलत होगा। तो खास करके केतु ग्रह को यदि आप शुभ बनाना चाहते हैं तो तत्काल आपको एक तरीके से सात्विक भोजन पर ट्रांसफर होना चाहिए। केतु ग्रह का जो मंत्र है ओम केम केतवे नमः, इस मंत्र की साधना करें संध्या काल में। जैन धर्म के हिसाब से ओम हिरण्यमो लोए सब साहुड़म, इस मंत्र की साधना करें। या फिर ओम ह्रीम अरहम श्री पार्श्वनाथाय नमः, श्री पार्श्वनाथ चालीसा का भी आप पाठ कर सकते हैं, श्री पार्श्वनाथ स्तोत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, तो भी आप केतु की एनर्जी को डाइवर्ट कर सकते हैं। केतु यदि आपकी जन्म कुंडली में खराब है तो मैं कहूंगा कि आपको बहुत अधिक लाल रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे आपको बचना चाहिए। केतु ग्रह यदि आपकी जन्म कुंडली में खराब है तो आपको रक्त विकार हो सकते हैं, हाइपर एसिडिटी आपको हो सकती है, पेट संबंधी रोग हो सकते हैं, खास करके पैरों में आपकी समस्या हो सकती है। तो इससे बचने के लिए आपको नियमित रूप से योगाभ्यास करना चाहिए। गुरुजी, अब राहु की बात करते हैं। राहु इतना पॉपुलर प्लैनेट है कि कोई भी उस पर वीडियो बनाओ वो वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल जाएगा, क्योंकि ये राहु की एनर्जी है। तो अगर राहु वीक है और राहु की रेमेडीज करनी है तो क्या क्या उपाय आप बताएंगे? देखिए, राहु को शांत करने के लिए सबसे मैं कहूँगा कि आप सबसे ज़्यादा ध्यान की तरफ बढ़िए। राहु की एनर्जी को पॉजिटिव बनाने के लिए जितना अधिक आप योग ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उतना ज़्यादा आप राहु की एनर्जी को पॉजिटिव बना के रख सकते हैं। राहु कारक है आपके मस्तिष्क का। राहु की वजह से आपके मन में भ्रांत धारणाएं बहुत आती हैं, भ्रम की स्थिति पैदा करता है, होता कुछ है दिखता कुछ है, विचार बहुत ज़्यादा आते हैं, ख्याल बहुत सारे आते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने विचारों पर नियंत्रण पाने के लिए ध्यान की अवस्था में जाना चाहिए, पहला उपाय। दूसरा उपाय ये है कि ऐसे लोगों को रात्रि में बहुत देर तक जागना नहीं चाहिए। रात में आप 10 बजे तक जागें, अच्छी बात है, और प्रातःकाल की वेला में जाग जाएं। राहु का जो इष्ट मंत्र है ओम राम राहवे नमः, ये सामान्य बीज मंत्र है, इसकी आप साधना करें। 18,000 जाप आपको करनी होती है, तो 18 जाप करने के लिए 180 माला करनी है, इसकी माला कर लीजिए। इसके अलावा जैन परंपरा के हिसाब देखें तो ओम हिरण्यमो लोए सब साउडम, ये एक मंत्र है जिसके जाप से आप 3 ग्रहों को पॉजिटिव कर रहे हैं। ओम हिरण्यमो लोए सब साउडम बोल करके शनि ग्रह, राहु ग्रह और केतु ग्रह, इन तीनों की एनर्जी को आप पॉजिटिव करते हैं। राहु ग्रह के जो तीर्थंकर भगवान हैं वो हैं श्री नेमिनाथ भगवान। तो विशेष रूप से ओम रीम अरहम श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः, इसकी भी आप जाप कर सकते हैं, उनकी विशेष आराधना आप कर सकते हैं। शिव जी की विशेष आराधना आपको करनी चाहिए अगर आप राहु जी को संतुष्ट करना चाहते हैं। राहु ग्रह यदि आपकी जन्म कुंडली पॉजिटिव हो जाएगा तो कहीं भी कोई भी रुकावट आपके जीवन में नहीं आएगी। आकस्मिक धन प्राप्ति के योग आपके जीवन बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं उत्प्रेरित करता है जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। आपकी कल्पना से परे आपको फल मिलते हैं। जो आदमी अपने दिमाग में सोच भी सकता, उससे कई गुना ज़्यादा सफलता उसके पास में आ जाती है अगर राहु पॉजिटिव हो जाता है तो। जी। शत्रु जो आज अपना सिर उठा के खड़े हुए हैं वो धीरे धीरे करके परास्त होना शुरू हो जाते हैं, उसके लिए भी राहु की पावर चाहिए। तो यदि आपके बहुत सारे शत्रु हैं तो उनको अगर आपको नष्ट करना है, कोई कोर्ट कचहरी वाला मामला है तो वहाँ भी राहु सपोर्टिव है, तो उसमें भी राहु विजय दिलाता है यदि आपके सपोर्ट में खड़ा हुआ है तो। कोई भी कानूनी मामला हो, राहु का उपाय करने के लिए मंत्र साधना हो गई। इसके अलावा राहु की जो प्रमुख धातु है वो है चांदी। तो मैं कहता हूं कि आप एक ठोस चांदी का कड़ा पहन सकते हैं। एक ठोस चांदी का कड़ा पहनने के अलावा आप एक चांदी का छल्ला आप अपने थंब में पहन सकते हैं, पैर के अंगूठे में पहन सकते हैं, ठीक है। अशुभ वर्णों से भी आपको बचना चाहिए, खास करके क्योंकि राहु के जो उपाय किए जाते हैं वो बुधवार के दिन किए जाते हैं। तो अपनी वाणी पर पूरी तरीके से आपको नियंत्रण रखना है। आपको कभी भी अपने जीवन में अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी को गाली गलौज नहीं देना है, इसका प्रयोग नहीं करना है, इससे भी आपका राहु नेगेटिव होता है। आप यदि अपने मस्तिष्क में व्यर्थ के विचार पैदा करेंगे तो आपका राहु खराब होगा। इसलिए उतना ही सोचना है जितना आप कर सको और उसी पे ही आपको काम करना है। तो अपने फोकस को बनाए रखना बहुत जरूरी है। राहु आपके फोकस को बहुत बार डिस्टर्ब करता है और इसी की वजह से लोग अपने लाइफ में अनसक्सेसफुल होते हैं। आपका अगर फोकस डिस्टर्ब होगा तो आप सब सफल नहीं हो पाएंगे। तो अपने फोकस को बनाए रखने के लिए ध्यान करना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ हरे रंग का प्रयोग कम से कम करें अगर राहु नेगेटिव है तो,
ठीक है। अगर राहु नेगेटिव है तो मैं कहूँगा कि अपने घर में जिन पौधों में बड़े पत्ते होते हैं हरे रंग के, वो पौधे अपने घर में ना लगाएं। ठीक है। इसके अलावा राहु की शांति के लिए नहाने के पानी में कैम्फर ऑयल, कपूर का तेल आप डाल करके स्नान करेंगे तो इससे भी राहु की नेगेटिव एनर्जी रिमूव होती है। आप रोजाना नहाने के पानी में थोड़ा सा कपूर डाल लीजिए या कैम्फर ऑयल डाल दीजिएगा। अपने घर में जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर भी आप थोड़ा थोड़ा कपूर संध्या काल में जला देंगे तो इससे भी राहु की नेगेटिव एनर्जी रिमूव। ऐसा माना जाता है कि राहु को जो सुगंधी है कपूर की वो उसको पसंद नहीं है। राहु को पसंद है दुर्गंधी, क्योंकि वो दैत्य है जी। तो इसलिए यदि आप गंदे रहेंगे, नहाएंगे धोएंगे नहीं, अपने शरीर को गंदा रखेंगे, आपके शरीर से अगर स्मेल आ रही है तो कहीं ना कहीं राहु नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करना बहुत जरूरी है। तो आप अपने घर में अधिक से अधिक सुगंधी बना के रखें। ऐसी कैंडल जला सकते हैं जो अरोमा कैंडल्स होती हैं, तो उससे भी राहु पॉजिटिव होता है। आजकल व्यापार में यदि हम देखें तो खास करके लोगों का बड़ा रुझान है शेयर मार्केट की तरफ। शेयर मार्केट में लोग ट्रेडिंग करके लाभ कमाना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि राहु कहाँ बैठा हुआ है। शेयर मार्केट का कारक ग्रह राहु ही है। यदि आपको शेयर मार्केट से, क्रिप्टो करेंसी से यदि लाभ प्राप्त करना है तो आपको देखना होगा कि आपकी राहु की पोजीशन कैसी है। राहु और बुध ये दोनों यदि आपकी जन्म कुंडली में पॉजिटिव होंगे तभी आप शेयर मार्केट से या क्रिप्टो करेंसी से या इस तरह की कोई भी ट्रेडिंग से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो हानि की संभावना सबसे ज्यादा है। इसलिए राहु को पॉजिटिव बनाने के लिए रुद्राक्ष विज्ञान में अष्टमुखी रुद्राक्ष, मैं कहता हूं कि आप अष्टमुखी रुद्राक्ष को अपने नाम से प्रतिष्ठित करवा करके धारण कर लें। जैसे शनि ग्रह के लिए कहा हमने 7 मुखी रुद्राक्ष, महालक्ष्मी का रुद्राक्ष है, आप उसे धारण करें। केतु के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष, ऐसे ही राहु के लिए अष्टमुखी रुद्राक्ष। अष्टमुखी रुद्राक्ष राहु की एनर्जी को पॉजिटिव करता है, साथ ही साथ आपके जीवन की रक्षा भी करता है, अकाल मृत्यु से रक्षा करता है, दुर्घटना से आपको बचाता है। तो रुद्राक्ष प्रिय है शिव जी को, तो मैंने कहा राहु की शांति के लिए शिव जी की विशेष आराधना करें और उनका जो प्रिय रत्न है रुद्राक्ष उसको आप धारण करें। अधिक से अधिक प्रकृति के करीब रहें, इससे आपका मन शांत रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा और आप अपने जीवन को ज़्यादा क्रिएटिव बना सकेंगे। क्योंकि राहु जब पॉजिटिव होता है तो आपका लाइफ, आपका जीवन बहुत क्रिएटिव होता है, बहुत इनोवेटिव होता है। जो नए नए आइडियाज आते हैं वो राहु की वजह से आते हैं, नए नए इनोवेशंस आते हैं वो राहु की वजह से आते हैं। स्टार्टअप का युग चल रहा है, तो यदि आप किसी भी स्टार्टअप को शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी राहु सपोर्ट में जरूरी है, जिससे आपके जीवन में व्यापारिक क्षेत्र में, मानसिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में प्रगति हो। जी बिल्कुल गुरुजी, एंड आई होप कि हमारे व्यूअर्स इन रेमेडीज को यूज करेंगे और अपने राहु, शनि और केतु को बैलेंस करेंगे। थैंक यू सो मच गुरुजी। तो आप मुझे बताइए आपको कैसा लगा आज का ये पॉडकास्ट। आपकी कुंडली में कौन सा प्लैनेट वीक है, आपने क्या रेमेडीज पहले अपनाई हैं और आप इनमें से कौन सी रेमेडीज अपनाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए। हम मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।